बच्चों को लगेगा पढ़ के यार ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में यू हैव टू ग्रिल डाउन दी ऑप्शंस। आपको समझना है कि ऑप्शंस में ऐसे क्या वर्ड्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि एक फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट करने में। वो क्या है? द ओनली रामबाण इलाज टू एस इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इज टू प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Hello everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। नेक्सस 2.0 बैच की ये क्लास है जहां पर लॉजिकल रीजनिंग में आज हम लोग करेंगे केसलेट्स डिस्कशन। नाउ व्हाट इज द केसलेट डिस्कशन ऑल अबाउट? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर आपने देखा होगा बच्चों, जितना भी हमने नेक्सस फाउंडेशन की क्लासेस में लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने नेक्सस 2.0 में कवर किया, और उसी टाइप से अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं लॉजिकल के, क्लैट के पेपर के, तो आपने देखा होगा कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं दैट आर प्राइमरीली अराउंड द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको एक पैसेज गिवन होगा जहां पे 2 to 3 पैराग्राफ या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ की लेंथ का भी वो हो सकता है। इस पैसेज बेस पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। वो टाइप के सारे क्वेश्चंस की हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइक द टॉपिक्स दैट वी हैव डन सो फार। So majorly the topics that we have covered till now So the topics were, firstly we dealt with assumptions. उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। assumptions में हमने देखा था कि स्टेटमेंट में assumptions फिगर आउट करने के क्वेश्चंस आते हैं। एट टाइम्स आपसे पूरे के पूरे पैसेज में ऑथर की assumption पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन को लेके या पर्टिकुलर पैराग्राफ को लेके। देन अगेन यू हैव द क्वेश्चंस दैट वर बी बेस्ड ऑन strengtheners और समटाइम्स इवन द सपोर्टिंग बेस्ड क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑथर की बात को और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है या और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। देन इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड विद द टॉपिक ऑफ वीकनेस एज वेल कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो ऑथर की बात पर संदेह क्रिएट कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उसको वीकन कर रहे हैं। सो ये सब टाइप के हम लोग टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और इन्हीं पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। Inferences and conclusions as well. Apart from that, we also have covered with the course of action based questions and cause effect. कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको अगर क्लैट के पेपर में पूछेंगे तो पैराग्राफ बेस पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ कॉज उठा लिया क्वेश्चन के अंदर से, पैसेज के अंदर से, और फिर पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका पर्टिकुलर इफेक्ट बन पा रहा है, कौन सा इसका प्लॉजिबल कॉन्सिक्वेंस लग पा रहा है। तो कॉज इफेक्ट के वैसे आएंगे। साथ के साथ कॉज इफेक्ट के आपको एलिट और ओलिट एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस करे थे। देन ऑल्सो वी हैव कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये वाले सवाल भी आपके तीनों जगह पे आते हैं, क्लैट में भी आते हैं, आपके एलिट एग्जाम में भी आते हैं और आपके ओलिट एग्जाम्स में भी आते हैं। ओलिट में और एलिट में कैसे आते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको यही सवाल क्लैट में पूछेगा तो आपके पास पैसेज में अगर कोई प्रॉब्लम गिवन होगी तो क्वेश्चन में पेपर सेटर ये पूछेगा कि व्हाट कैन बी द प्लॉजिबल कोर्स ऑफ एक्शन, या एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन या पॉसिबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए जो प्रॉब्लम ऑलरेडी पैसेज के अंदर गिवन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स। This passage is stating that while the pandemic has caused thousands of small businesses to temporarily close or even shutter for good, the disappearance of the corner coffee shop means more than the lost wages, more than the lost wages. तो ये बोला कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस थे वो शट डाउन हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि जब वो कॉर्नर की कॉफी शॉप वाला जो कैफे था जब से वो बंद हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा हर्ट फील कर रहा है ऑथर, और वो भी मोर देन लॉस्ट वेजेस। वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे नहीं बोल रहा, ही वांट्स टू से समथिंग मोर कि किस वजह से लगता है कि कॉफी शॉप अगर पैंडेमिक की वजह से बंद हुई है तो उसके पीछे एक नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या हुआ है।
It also represents a collective loss of creativity. Now here comes the author's point of view कि यार वो कहना चाहता है कि अल्टीमेटली अगर कॉफी शॉप बंद हुई है तो क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो गई. अब क्रिएटिविटी कैसे हुई? लेट्स अंडरस्टैंड. Researchers have shown how the creative thinking can be cultivated by simple habits like exercise, sleep, reading. तो ऑथर ने कहा कि क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होती है जब आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होते हो या इवन सोते हो या रीडिंग करते हो तो क्रिएटिविटी आपकी इनहैंस होगी. बट another catalyst is unplanned interactions with close friends, casual acquaintances and complete stranger. तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि एक फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके क्रिएटिविटी को बूस्ट करने में. वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन. जब इमीडिएटली आप किसी एक्वेंटेंस से मिलते हो, किसी पुराने दोस्त से मिलते हो, किसी नए इंसान से मिलते हो, तो बातचीत करते हो, तो वो चीज क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बूस्ट करती है. Just as today's freelance writers might use coffee shops as the second office, it has the tea and the coffee houses of London. यहाँ पे ऑथर ने बोला कि अगर आप आजकल के सिनेरियोज में देखो तो जितने भी फ्रीलांस राइटर्स हैं वो कॉफी शॉप और टी शॉप्स को यूज करते हैं अपनी क्रिएटिविटी बूम करने के लिए. वहां जाके बैठ के घंटों लिखते हैं, अपने ऑफिस जैसा ट्रीटमेंट रखते हैं और वहां पर उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा एनहांस होती है. It was the tea and coffee houses of London in 18th century that spurred the age of enlightenment. तो यहाँ पे ऑथर ने एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के थ्रू कोट किया है, वैलिडेट किया है अपने पॉइंट को कि इवन आपका जो एज ऑफ सेंचुरी आया था 18th सेंचुरी जो लंदन में आया था, एज ऑफ एनलाइटमेंट, वो भी टी और कॉफी हाउसेस से ही जो लोग थे, फिलोसोफर्स थे, वहीं से वो निकल के आया और उन्होंने एज ऑफ एनलाइटमेंट लंदन में लेकर आया. As research shows, it's not the caffeine. अब एक्चुअली में जो एक मैजिक प्ले कर रहा है क्रिएटिविटी का वो क्या है? वो कैफीन नहीं है. It's the people, the interaction with the people जो आपको कॉफी शॉप्स और टी शॉप्स में देखने को मिलते हैं. Simply being around the other people who are working can motivate us to do the same. तो मतलब सिंपली ऑथर ये कहना चाहता है कि ऐसे लोग जब हमारे आसपास काम कर रहे होते हैं उनको काम करते हुए देखना हमको भी मोटिवेट करता है. रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि एक वेल डिजाइन कॉफी शॉप जो होता है वो फैसिलिटेट करता है और ज्यादा क्रिएटिविटी. तो यहाँ पे डिजाइन का भी रोल है कॉफी शॉप का. क्या डिजाइन का रोल बताया ऑथर ने? कि वहां पर एक इजी अनप्लान्ड फ्रिक्शंस बिटवीन द पीपल कैन इग्नाइट द स्पार्क्स ऑफ इनोवेशन. वो अनप्लान्ड होती है, आप सोच के नहीं चलते हो कि आज शायद कॉफी शॉप में मुझे कोई कलाकार मिल जाएगा, कोई फ्रेंड मिल जाएगा, कोई एक्वेंटेंस मिल जाएगा. तो ये चीज फॉस्टर करती है आपकी क्रिएटिविटी को. दिस इंक्लूड्स द ओपन. अब क्या क्या कंफर्टेबल सीटिंग होती है? वहां ओपन हॉरिजॉन्टल लेआउट्स होते हैं जो एनकरेज करते हैं काफी ज्यादा कंजेशन. कंजेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें, तो कंफर्टेबल सीटिंग होती है, अनलाइक आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है. तो यहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है आपको कॉफी शॉप में कि आपने इजीली चेयर्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है कि यहाँ से पुल करके आपने यहाँ पर टेबल पे दूसरों को ज्वाइन कर लिया, आप उनके इमीडिएटली दोस्त बन गए. तो इस तरह से काफी कंफर्टेबल आर्किटेक्चर होता है वहां का. लाइट वेट होता है वहां का फर्नीचर, जियोमेट्रिक फर्नीचर होता है जो एनेबल करता है कि आप तुरंत अपनी सीटिंग को रीअरेंज कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो बड़े बड़े ग्रुप्स को. ऐसा होता है ना कि 4 लोग बैठे थे, इमीडिएटली 4 और आए तो सोचा यार फटाफट से चलो 4 चेयर्स मंगवाओ और अब 8 दोस्त बैठ गए. जबकि रेस्टोरेंट्स में हैवी सोफाज होते हैं तो ऐसे पूरा सोफा खिसकाना पॉसिबल नहीं होता. तो ऑल ऑफ दीज इजी लेआउट इज ऑल्सो फॉस्टरिंग द क्रिएटिविटी दैट इज हैपनिंग देयर. देयर आर द व्यूज आउटसाइड. बाहर का व्यू की भी बात कर रहे हैं. आउटसाइड लैंडस्केप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉफी हाउसेस के बाहर देखने को मिलते हैं. आउटसाइड जो व्यूज होते हैं वो एक्चुअली प्रमोट करते हैं और ज्यादा कामनेस प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि ऑथर या राइटर्स डे ड्रीम कर सकें, क्रिएटिविटी ला सकें. और मॉडरेट लेवल का एम्बियंट, भीना भीना सा नॉइज होता है, थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम आवाज होती है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, जहां पर इंसान की कॉग्निटिव डिसफ्लुएंसी होती है. दैट इज अ डीप स्टेट ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट की बात करी है ऑथर ने यहाँ पर जो और ज्यादा बूस्ट होती है इन द कॉफी शॉप्स. That is, in terms, it will enhance your cognitive capabilities. Social life fully, when social life fully transitions into the digital realm. अब क्या हो गया, आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. ऑनलाइन कॉफी शॉप्स भी होती है इनफैक्ट कि वहां पर आप अपनी अपनी कॉफी लेके बैठे हैं और ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गई है. जब से अपॉर्चुनिटीज आई हैं तो काफी ज्यादा डिजिटल रेल्म में हम जा रहे हैं. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप एक्चुअली फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो लोगों से, वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गया. कॉन्वर्सेशंस काफी ज्यादा ऑनलाइन मेथड में प्री अरेंज हो गई हैं. साइड चैट्स दैट टेक प्लेस और आफ्टरनून द मीटिंग हैव बीन क्वॉश्ड.
नॉलेज। तो जब आप रियल में किसी से पहले दिन में शाम को मिलते थे, बैठते थे, गॉसिप करते थे, गपशप करते थे, वो सब कुछ अब ऑनलाइन में कन्वर्ट होता जा रहा है। वीडियो मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स या तो बोलते हैं या कुछ भी नहीं बोलते हैं, या होल रूम में सिर्फ एक ही स्पीकर होता है जब भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। तो ये सब एक नेगेटिव ऑथर ने बताया, जिस वजह से कॉफी शॉप्स वर वेरी गुड। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस हमसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, अप्लाइंग द नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स फॉर कैफेज टू एक्ट एज अ हब ऑफ इनोवेशन। तो क्या रीजन है जिस वजह से हम कॉफी शॉप्स को बोल रहे हैं कि आप तो यार हब्स हो इनोवेशन का, आप ही के यहाँ पे सारी इनोवेशन होती है, आप ही के कॉफी हाउसेज में ही सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी निकल के आती है। व्हाट इज द रीजन? नंबर 1, वहां का सीटिंग अरेंजमेंट। नो, ऑथर ने क्या बोला था? सोशल इंटरेक्शन जो वहां पे होता है। तो कैफीन भी नहीं है, कंफर्टेबल सीटिंग है माना, लेकिन सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा फोर्स किया था ऑथर ने। एम्बियंस ऑफ द कैफे, नो। Social interaction that takes place between the friends and strangers that happens at the coffee shop more comfortably. तो C आपका करेक्ट आंसर होगा। D कहता है द डिजाइन ऑफ द कॉफी शॉप। तो ये तीनों पॉइंट्स ना सोशल इंटरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है तो आपने यहां पे ऐसा आंसर निकालना है विच इज अ नॉन इन्फरेंस। ऑथर ने कहा बाकी सब चीजें हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं, कौन सी चीज इन्फर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है, मेनी आइडियाज ऑफ द 18th सेंचुरी जर्मिनेटेड इन टी एंड कॉफी शॉप्स वेयर पीपल केम टू इंटरैक्ट विद वन अनदर। बिल्कुल, ये भी ऑथर ने बताया था पैसेज के अंदर, यस। सेकेंड कहता है, आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग अ कॉफी शॉप was to create a conducive space for innovation and deliberation or ideas, views and opinions. That is the correct answer. How? पहले मैं भी बताती हूँ, पहले C और D समझेंगे कि वो गलत आंसर क्यों है। The virtual meetings do not hold the same value। जो ट्रेडिशनल मीटिंग्स, फेस टू फेस मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस थी, वो वर्चुअल मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा मिनिमाइज हो गया है। क्लियरली ऑथर ने ये बताया था लास्ट पैराग्राफ में। डी कहता है, सम कॉफी शॉप्स आर डिजाइन्ड विद अ पर्टिकुलर व्यू, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी और इंटरैक्टिविटी डेवलप हो। तो ये वो कंफर्टेबल सीटिंग वाला पॉइंट है, ये भी ऑथर ने बताया था। तो ये भी आपका इन्फरेंस हो गया। अब क्योंकि आपसे पूछा गया था कि आंसर में नॉन इन्फरेंस निकालना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड हाउ? बच्चों को लगेगा पढ़ के यार ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में यू हैव टू ग्रिल डाउन दी ऑप्शंस। आपको समझना है कि ऑप्शंस में ऐसे क्या वर्ड्स हैं, ऐसे क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके पीछे के मीनिंग क्या है, जो आपको बताते हैं कि अगर ये आंसर एलिमिनेटर है तो ये क्यों एलिमिनेट होना चाहिए। इस आंसर के लिए इनकरेक्ट क्यों है? द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग अ कॉफी शॉप, मतलब कॉफी शॉप शुरू करने के पीछे आइडिया क्या था कि चलो यार एक काम करते हैं, क्रिएटिविटी बनाते हैं, ऐसा कोई जगह बनाते हैं। अगर आज मैं कॉफी शॉप स्टार्ट कर रही होती प्री हिस्टोरिक एरा से, मेरा आइडिया होता कि आज मुझे कॉफी शॉप स्टार्ट करनी है, तो उसके पीछे मेरा आइडिया क्या था एज पर बी पॉइंट, कि चलो यार एक काम करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। मैं ऐसी स्पेस बनाती हूँ आज जहां मैं कॉफी तो लोगों को बेचूंगी, लेकिन ऐसी स्पेस बनाती हूँ जहां लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, जहां क्रिएटिविटी बूस्ट हो। नहीं, ऐसे माइंडसेट के साथ फर्स्ट बिजनेसमैन ने कॉफी शॉप नहीं खोली होगी, क्योंकि उसके पीछे उस टाइम पे उसका था पैसा कमाना, कॉफी बेचूंगा पैसे कमाऊंगा। तो आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग वाज नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, देयरफॉर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन द ऑथर्स क्लेम। तो आपको ऐसा ऑप्शन निकालना है विच विल कास्ट अ डाउट ऑन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, मतलब जो ऑथर का कंक्लूजन है, ऑथर का आर्ग्यूमेंट है, नेट क्रक्स है, उसके ऊपर आपको डाउट क्रिएट करना है। एंड वीकन, एज वी हैव कवर्ड, इट डज नॉट मीन्स टू किल द आर्ग्यूमेंट एंटायरली। फर्स्ट क्या आता है, कॉफी अपने आप में ही एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है विद न्यू आइडियाज एंड डिजाइन्स। इसने कहा कि कॉफी ही अपने आप में सिर्फ इस तरह से एक्ट करती है। तो इस केस में कॉफी अगर अपने आप में सिर्फ कैटलिस्ट बन गई है, तो ये ऑथर ने प्रीमाइस में बोला था कि कॉफी अपने आप में कैफीन का कोई रोल नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है सब कुछ, सारा का सारा रोल सिर्फ कॉफी का है। तो आपको लगेगा ये वीकन कर रहा है, लेकिन ये आपके आर्ग्यूमेंट को एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है? क्योंकि इस ऑप्शन ने आपके प्रीमाइस को किल कर दिया। प्रीमाइस क्या? आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी कि कैफीन अपने आप में कोई रोल प्ले नहीं करता, और इसने कहा कॉफी का ही सब कुछ रोल है, कैफीन का ही सब कुछ रोल है, मतलब जो प्रीमाइस इंफॉर्मेशन है वो झूठी है। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है आर्ग्यूमेंट को, तो ये गलत आंसर होगा।
People visiting coffee houses to work has been consistently decreasing since 18th century. ये भी आपके प्रीमाइस को किल कर रहा है, अगेन डिस्ट्रॉय कर रहा है. इसने कहा 18th सेंचुरी से अगर आज का टाइम कंपेयर करें तो लोगों ने कॉफी शॉप जाना बंद कर दिया है. अगर बंद कर दिया है तो आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया कि वहां जाके फिर क्रिएटिविटी कैसे बूस्ट हो रही है. तो ये भी आपका गलत आंसर है. अगेन इट विल बी अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट. सी कहता है ओनली the last 3 Nobel laureates came up with their theories while sitting in a coffee house. तो ये ऑप्शन अगेन भी आपका किल कर रहा है क्योंकि इसने बोला कि क्रिएटिविटी तो हो ही नहीं सकती. इट्स नॉट वीकनिंग, इट्स डिस्ट्रॉइंग. कैसे? इसने कहा कॉफी शॉप्स में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा डेटा ये कहता है कि सिर्फ लास्ट के 3 जो नोबेल लॉरियट्स थे, सिर्फ उन्हीं को कॉफी हाउसेस में बैठ के नए नए आइडियाज दिमाग में आए, नई नई थ्योरीज दिमाग में आए. वरना क्रिएटिविटी की तो टाइम फिश हो जाती है जब भी आप कॉफी हाउस में बैठे हो. तो ये भी आपका किलर है, वीकनर नहीं है. वीकनिंग में और किलिंग में बहुत फर्क होता है. डी, द डिजाइन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन पीपल एंड हाउ दे बिहेव इन अ सोशल एनवायरमेंट. अब आप देखो, ये मिल गया आपका वीकनर. ऑथर ने 2 चीज कही थी कि कॉफी शॉप में आपका इंटरैक्शन होती है. इंटरैक्शन का रीजन क्या बताया कॉफी शॉप का? कंफर्टेबल सीटिंग. आउटसाइड स्पेस, काफी सारे रीजंस दिए ऑथर ने वहां पर. आउटसाइड स्पेस, कंफर्टेबल सीटिंग और एक आपका सोशल इंटरैक्शन. तो ये 1, 2, 3 चीजें सारी की सारी उसने कॉफी शॉप के फीचर्स बताए थे और बोला था इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी बूस्ट होगी. तो अब इन तीनों में से 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो ऑथर ने बताए कॉफी शॉप के, अगर मैं इनमें से एक को हल्का सा वीक कर दूं, एक पॉइंट को हल्का सा कमजोर कर दूं, तो मेरा मेन आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रॉन्ग था 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेके कि वहां कंफर्टेबल सीटिंग होती है, वहां का आउटसाइड बड़ा अच्छा होता है, वहां का नॉइज बहुत अच्छा होता है और वहां सोशल इंटरेक्शन होता है और क्रिएटिविटी होती है. तो 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से अगर मैं एक को थोड़ा सा कमजोर कर दूं तो मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वीक. That is why D will be the correct answer. D ने कहा कि भाई जो एस्टैब्लिशमेंट का डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है, वहां का सीटिंग फर्नीचर होता है, उसका कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है क्रिएटिविटी को लेके. तो that is why D will be the correct choice. Moving ahead, the author's statement that but another catalyst is unplanned interaction with close friends. तो ये एक और another catalyst author ने बताया था. That was the social interaction happening at the coffee houses. तो ये social interaction वाली जो लाइन है पैसेज के अंदर, वो क्या बना रही है? वो क्या आपका बोल्ड फेस क्वेश्चन है कि वो क्या रोल प्ले कर रही है आर्ग्यूमेंट के अंदर? क्या वो प्रीमाइस है, क्या वो कंक्लूजन है, क्या वो अजम्पशन है ऑथर का? व्हाट इट इज? नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं इसमें आंसर. ये प्रीमाइस है अबव पैसेज का? नहीं. ऑथर ने बोला ये सब चीजें हैं तो इसी वजह से ये ऑथर की अजम्पशन है. ऑथर ने कहा वहां का कंफर्टेबल सीटिंग होता है, वहां का एम्बियंस अच्छा होता है, वहां का नॉइज अच्छा होता है, आउटसाइड एरिया अच्छा होता है और कंफर्टेबल सीटिंग और सब कुछ होता है. इस वजह से ऑथर ने अज्यूम करा कि इसीलिए वहां सोशल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए शायद वहां क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा बूम होती है. तो ऑथर की ये है अजम्पशन, not the conclusion, not the premise. इस केस में C will be the correct answer choice. फिफ्थ कहता है which of the following statement is in the author's line of argument. तो ये निकालना है आपको यहां पर ऐसा ऑप्शन जो कि ऑथर की बात को और ज्यादा सपोर्ट करे या और ज्यादा स्ट्रेंथन करे. Any place that promotes the social interaction is good for creativity. Any place मतलब कोई भी जगह, चाहे वो कॉफी हाउस हो, चाहे वो मॉल हो, कोई भी जगह. ऑथर ने कोई भी जगह के लिए बात नहीं करी तो इमीडिएटली हमको एक ऐसा वर्ड मिल गया जो कह रहा था ये ऑप्शन विल बी द एलिमिनेटर. बी कहता है कॉफी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट एलिमेंट फॉर इनोवेशन. कि कॉफी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कैफीन का रोल ऑथर ने नहीं सपोर्ट किया. सी ने कहा इट इज इंपेरेटिव टू गेट आउट ऑफ होम्स इफ वन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ओके, इट इज इंपेरेटिव, ये लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घरों से बाहर निकलो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, वरना आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर घरों से बाहर नहीं निकलोगे. अनरिलेटेड ऑप्शन
ऑथर ने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, उसने सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स के नेगेटिव इंपैक्ट्स डिस्कस करे थे, लाइफ में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल डिस्कस नहीं हुआ। डी कहता है द पैंडेमिक has directly caused a sharp fall in the creativity of people. Yes, ये ऑथर की बात से सपोर्ट कर रहा है। ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए ऑथर ने बताया, कॉफी शॉप्स के बंद होने से ऑथर ने बताया, तो डी आपका बेस्ट सपोर्टर होगा। अब आपको निकालना है यहां पे अजम्पशन। अजम्पशन कहती है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑयली फूड इज बैड फॉर हार्ट पेशेंट्स, ठीक है। ये हम एक सॉर्ट ऑफ एडवाइस दे रहे हैं, करेक्ट, ये सॉर्ट ऑफ हमारी एक एडवाइस है। सूरज डज नॉट ईट ऑयली फूड। अब आपको निकालने हैं बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स कौन सी यहां पर हमारी अजम्पशन बन सकती है, कौन सी स्टेटमेंट इज फॉलो। तो अल्टीमेटली आपने गुणाकार, भागाकार, जोड़ाकार करके इन दोनों को अप्लाई करके आपने लॉजिकली सोचना है, क्रिटिकली सोचना है कि कौन सी बात यहां पे सच है। फर्स्ट, सूरज इज अ हार्ट पेशेंट। अब आपको सुनने में लगेगा, पढ़ने में लगेगा, हाँ यार सूरज ऑयली फूड नहीं खाता और ऑयली फूड हार्ट पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, तो अपना सूरज भी ना पक्की बात है हार्ट का पेशेंट है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यहां पर सिर्फ सूरज अगर ऑयली फूड नहीं खाता, इस बात से ये सोच लेना कि वो हार्ट का पेशेंट होगा, शायद वो हेल्थ फ्रीक हो, शायद उसे ऑयली फूड पसंद ही ना हो। सिर्फ ऑयली फूड ना खाने को लेके आपने ये समझ लिया कि वो हार्ट का पेशेंट है, ये आपकी गलत अजम्पशन होगी। बी कहता है ऑयली फूड सूरज के लिए बैड है। हमें कैसे पता ऑयली फूड सूरज के लिए बैड है? अगर कोई इंसान, अगर आज मैं मीठा नहीं खा रही हूं तो आप ये थोड़ी ना अज्यूम कर लोगे कि मानसी मैम के लिए मीठा बुरा है। तो इस केस में ऑयली फूड इज बैड फॉर सूरज, गलत अजम्पशन। सी कहता है हार्ट पेशेंट्स ऑयली फूड नहीं खाते। अब आपको लगेगा ये बिल्कुल सही अजम्पशन है, इसने कहा हार्ट पेशेंट्स ऑयली फूड नहीं खाते, हमने बोला ऑयली फूड इज बैड फॉर हार्ट पेशेंट, ये सॉर्ट ऑफ हमारी एक एडवाइस टाइप की है, या नॉर्मल हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ यार ऑयली फूड हार्ट पेशेंट्स के लिए गलत है, नहीं खाना चाहिए, सॉर्ट ऑफ यही है। अब हमें क्या पता कि सारे के सारे हार्ट पेशेंट्स ऑयली फूड खाते ही नहीं है। अब इसको ऐसे समझ में आएगा, आपके सामने आपकी लाइफ में किसी ना किसी को, किसी भी प्रियजन को शायद डायबिटीज हो, तो क्या वो लोग मीठा नहीं खाते? वो शुगर फ्री खा लेते हैं या स्टीविया ले लेते हैं या मीठा भी खा लेते हैं, कम क्वांटिटी में खा लेते हैं, लेकिन खा लेते हैं क्योंकि स्वाद भी जरूरी है। तो हम कैसे ये बात बोल सकते हैं कि यार हार्ट पेशेंट ऑयली फूड नहीं खाते, खाना नहीं चाहिए, एडवाइस है, हमें कंफर्म हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे हार्ट पेशेंट्स ऑयली फूड खाते ही नहीं है, तो ये भी गलत असम्पशन है। तो देयरफॉर नन ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लॉजिकल रीजनिंग के जब भी आपको ऐसे असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आए, आपको उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है और आर्ग्यूमेंट के इमोशनल ट्रैप्स में नहीं फंसना है। नेक्स्ट, 2019 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 156 कंट्रीज की रैंकिंग हुई और सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिव ईयर में हमने देखा कि फिनलैंड इज begging the first position in 2 consecutive years based on the factors कि फिनलैंड में जनरोसिटी बहुत ज्यादा है, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग लंबी उम्र तक जी पाते हैं और फ्रीडम वहां के सिटीजन्स को ज्यादा है। कंट्री हैज बीन प्रीवियसली रैंक, कंट्री को पहले भी रैंक किया गया था जहां पे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अगर आपका हम देखते हैं तो एक और इंडेक्स हुआ था लेगिटम इंस्टीट्यूट प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में भी नंबर 1 पोजीशन पे था फिनलैंड। एंड अमंग्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री एक और इंडेक्स हुआ था यहाँ पर, पीसफुल कंट्रीज में माना गया इसको एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स, एज पर GPI। तो अलग अलग 3 पैरामीटर्स में स्टडी किया गया फिनलैंड को और तीनों जगह फिनलैंड वॉज टॉपिंग द चार्ट्स। आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन ऑथर के इस अल्टीमेट कंक्लूजन दैट फिनलैंड 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 उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है यूरोप्स लास्ट नेचुरली कॉज्ड फेमाइन अकर्ड 150 years ago मेकिंग इट द सेफेस्ट कॉन्टिनेंट टू लिव इन। क्या यूरोप के बारे में बात हुई है? नहीं। फिनलैंड के बारे में कोई जिक्र इसमें हो रहा है? नहीं। तो ये गया आपका एलिमिनेटर। बी कहता है फिनलैंड inhabitants आर थर्ड मोस्ट जेंडर इक्वल इन द वर्ल्ड एंड हैव द 5th लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी। ये ऑथर की बात को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये फिनलैंड के बारे में और तारीफें कर रहा है। पैसेज ने 3 तारीफों के पुल बांधे, इसने और ज्यादा बांध दिए कि फिनलैंड की कंट्री में आप देखोगे तो जेंडर रेशियो बिल्कुल इक्वल है,
साथ के साथ वहां पर लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, जहां पे सबको बराबर की इनकम नहीं मिल रही, वो लोएस्ट है इस कंट्री में, तो एक और तारीफ हो गई, तो ये स्ट्रेंथनर बन सकता है। सी कहता है पास्ट में देखा जाए तो पुअर और बैकवर्ड पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, जिसको फिनलैंड कहते हैं, वहां पर 250,000 पीपल, नियरली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इवन स्टार्व टू डेथ। तो ये हो गई फिनलैंड के बारे में नेगेटिव बात। तो क्योंकि ये नेगेटिव बात है फिनलैंड के बारे में, गलत आंसर। डी कहता है इंडिपेंडेंस से अगर देखा जाए तो 30% फिनलैंड के जो हेड ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट हैं, जो जितने भी उनके टॉप ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स रह चुके हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स रह चुके हैं मतलब एजुकेशन उनकी पूरी नहीं हुई है। फिनलैंड के मिनिस्टर्स के बारे में नेगेटिविटी डिस्कस हुई है, तो आपका आंसर बन गया स्ट्रेंथनर बी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। There have been always the inherent risk, काफी ज्यादा रिस्क होते हैं जब भी हम देखते हैं कि रेसिंग हॉर्सेस में हम लोग उन हॉर्सेस को भगाते हैं जो हॉर्सेस काफी यंग होते हैं। तो हॉर्स के जो बेबीज होते हैं, मान लो उनको यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जब भी हॉर्स रेसिंग में हम यंग हॉर्सेस यर्लिंग्स को भगाते हैं तो वो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो एक उनको इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस देता है रेसिंग का। तो इस केस में फिजिकल स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरली बैड। तो जो फिजिकल स्ट्रेस हम यंग हॉर्सेस को दे रहे हैं वो गलत नहीं है, इज नॉट बैड फॉर अ हॉर्स एज देयर बोन्स बिकम थिकर। तो हॉर्स अगर रेसिंग में जाते हैं तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेस जो बिग हॉर्सेस हैं, जो एडल्ट हॉर्सेस हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स थिकर होती हैं, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं एक्सरसाइज के साथ, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्यूचर इंजरी। However, जबकि हाफ ऑफ द हॉर्सेस जो अपने करियर में जल्दी रनिंग स्टार्ट कर देते हैं रेसेस के अंदर, उस केस में वो गेम में, रेसिंग के गेम में सिर्फ सस्टेन कर पाते हैं 2 से 3 साल अपने इनिशियल एरा के बाद। तो हॉर्स की लॉन्ग लाइफ कम होती है इस केस में रेसिंग को लेके, अगर वो जल्दी स्टार्ट करते हैं तो। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज हॉर्सेस डोंट फुली मेच्योर फिजिकली, वो टोटली फुली मेच्योर नहीं हो पाते हैं अंटिल द एज ऑफ 6। तो जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है, तो हॉर्स के लिए 6 ईयर में मेच्योरिटी हॉर्स अटेन करते हैं, उसके बाद उनको रेसिंग में डालना ठीक है। मोस्ट हॉर्सेस बिगिन ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 18 to 20 months, मान के चल रहे हो अप्रोक्सीमेटली 1.5 years की एज में ही उनकी ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब तक उनके स्केलेटन पूरी तरह से डेवलप भी नहीं होते हैं। एज अ यंग हॉर्स मैच्योर्स, कार्टिलेज जो होते हैं हॉर्स के ऑन द आइदर साइड ऑफ द ईच बोन फ्यूज होते हैं कार्टिलेज, और उस केसेस में हॉर्सेस के जो नीज होते हैं टिपिकली वो फ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 2। उनके नीज जवाब दे जाते हैं यंग यर्लिंग्स के। लाइकवाइज जो हॉर्स का स्पाइन एरिया है, जो बैकबोन एरिया होता है, जो कि कंट्रोल करता है हॉर्स की पूरी मूवमेंट, पूरा कोऑर्डिनेशन, उनका पूरा रनिंग स्टाइल, वो भी काफी ज्यादा वनरेबल हो जाता है ऑन स्टार्टिंग अर्ली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एज तक जाके मैच्योर होता है, तो वो यंग एज में ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में एंगेजिंग द 2-year-old हॉर्सेस इन इंटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्स देम कि पहले आप उनको प्रिपेयर करो कंपेटिटिव रेसिंग के लिए। इस बिट लाइक कि एक तरीके से आप एक सिर्फ छोटे 13 साल के बच्चे को बोल रहे हो कि अपने पीक लेवल ऑफ एथलेटिक पोटेंशियल में सबसे ज्यादा अच्छा भाग के दिखाओ, या मैक्सिमम पोटेंशियल जो एक एथलीट का होता है 18, 19 या 20 ईयर्स में, वो आप एक 13 साल के बच्चे से बोल रहे हो भाग के दिखाओ या उस लेवल की एक्टिविटी करके दिखाओ। ऐसे एफर्ट्स हेल्प करते हैं बिल्ड करने में फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, लेकिन ये जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है उसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं हॉर्सेस पे। The only reason the docile animals are tortured at such young age is the horse maybe begin the racing career earlier, resulting in earlier financial returns. So ultimately financial profits is the reasons. फाइनेंशियल प्रॉफिट्स यहां पर हैं, तो इस केस में फाइनेंशियल प्रॉफिट्स इज द रीजन जिस वजह से इस तरह से हॉर्सेस के साथ ये मिसट्रीटमेंट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is the supported by the author's argument? तो आपको यहां पर चाहिए एक स्ट्रेंथनर आंसर, जो ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। Horses that are bred for particular purpose of racing are most happy. जिन भी horses को racing के लिए ही बनाया जाता है, वो horses काफी खुश रहते हैं जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डर्बीज के लिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो horses happy होते हैं या sad, ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया।
बी कहता है लाइफ साइकिल ऑफ रेस हॉर्स जो होता है, लाइफ साइकिल उनका वो लिमिटेड होता है एज ऑफ 6 तक, विच दे आर डिस्कार्डेड ऑफ एज अ लाइफ स्टॉक। इन्होंने कहा कि जो रेस हॉर्स है वो 6 साल तक ही उसकी रेस हॉर्स तक का उसका एक एज रहता है, उसके बाद उसको लाइफ स्टॉक मतलब कि उसको फार्मर्स को दे दिया जाता है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये भी ऑथर ने डिस्कस नहीं किया। हार्डकोर ट्रेनिंग जो होती है, फिजिकल स्ट्रेस जो मिलता है ईयरलिंग्स को, वो काफी एक्सप्लॉइटेटिव होता है इन द नेचर एंड इट कैन कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स इन देम इन द ओल्डर एज। तो मिल गया सपोर्टर, यही ऑथर ने डिस्कस किया था। डी कहता है स्पोर्ट ऑफ हॉर्स रेसिंग कैन नॉट कंटिन्यू अनलेस हॉर्सेस आर मेड टू ट्रेन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ स्पैन। इसने कहा हॉर्स रेस का जो करियर है वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता अगर हम हॉर्सेस को यंग एज में ट्रेन करना शुरू ना करें तो ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया। देयरफॉर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। Which of the following is the assumption made by the author? तो assumption के लिए हमने bridge method पढ़ा था, हमने strategy पढ़ी थी, assumption negation technique। उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि assumption यहां पर correct क्या है। फर्स्ट कहती है हॉर्सेस जो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी एज में आर बेटर एट रेसिंग। तो क्लियरली यहां पर समझ में आ गया कि ये एलिमिनेटर ऑप्शन है क्योंकि ऑथर ने ऑपोजिट बताया था। लॉन्जेविटी कि हॉर्स का करियर कितना अच्छा रहेगा इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बी कह रहा है फाइनेंशियल प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल गेन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये गलत असम्पशन है। Yearlings are more prone to injury because they have a body जो उनकी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। अगर हम इसको कंपेयर करें एडल्ट हॉर्सेस के कंपैरिजन में तो yearlings की बॉडी जो होती है वो डेलिकेट होती है, वो फुली डेवलप नहीं होती। तो यही ऑथर की assumption है। Therefore C will be the correct choice। यहां पे पूछा गया है 10th क्वेश्चन में दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो डाउट क्रिएट करे, लेकिन जो ऑप्शन आपका आर्ग्यूमेंट को किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, वो वीकनर नहीं हो सकता। फर्स्ट कहता है एनी इंजरी कॉज टू अ हॉर्स अर्ली इन लाइफ, जो भी अर्ली इन लाइफ में उसको इंजरी होती है वो काफी इजीली रिकवरेबल होती है और उसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हॉर्स को होते ही नहीं है। तो ये डिस्ट्रॉयर है क्योंकि ऑथर ने इसका कंप्लीट ऑपोजिट बताया था। तो ये वीकनर नहीं है, इट्स अ किलर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। बी कहता है ओनर्स ऑफ द हॉर्स डू नॉट गेट एनी प्रोसीड्स अंटिल द हॉर्स अटेन्स द एज ऑफ 3। इन्होंने कहा कि ओनर्स को कोई पैसे नहीं मिलते जब तक हॉर्स 3 साल का नहीं होता। ऑथर ने कहा था कि उसको हम 1-1.5 साल में 2 साल की एज में ही भगाते हैं और फाइनेंशियल गेन्स इन्वेस्टर्स लेते हैं। तो ये भी आपका डिस्ट्रॉयर है क्योंकि ये प्रेमाइस को आपके किल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को झूठ बोल रहा है जो ऑथर ने दी थी। The only way to ensure race horses live a long life is by starting their training early। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बन गया आपका करेक्ट वीकनर। इसने कहा कि एक इकलौता वे क्या है इंश्योर करने का कि हॉर्सेस जो हैं वो लंबी उम्र तक जिएंगे, वो तब जब उनकी ट्रेनिंग को आप अर्ली स्टार्ट कर दोगे। जबकि ऑथर ने कहा था कि इस केसेस में ट्रेनिंग अर्ली स्टार्ट करने के साथ साथ ही माना वो फाइनेंशियल गेन्स देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में प्रॉब्लम होने के भी चांसेस होते हैं। Therefore, C will be the correct answer and all of the above will be the incorrect choice. Next कहता है the pattern of reasoning in the above passages closely resemble to the pattern of reasoning in all of them except। तो ये है आपका parallel reasoning का क्वेश्चन। पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि सबसे पहले मेन आर्ग्यूमेंट का शॉर्टन वर्जन क्या है। मेन आर्ग्यूमेंट का शॉर्टन वर्जन क्या है कि अगर आप अर्ली लाइफ में फिजिकल स्ट्रेस दोगे तो बॉडी लॉन्गर टर्म के लिए डेट्रॉइट हो जाएगी। यही है ऑथर का। सेम ये रीजनिंग कौन से ऑप्शन में नहीं है, एक्सेप्शनल निकालना है तो ये आपका पैरेलल रीजनिंग होगा। मतलब बाकी के ऑप्शंस में यही सेम रीजनिंग गिवन होगी, जिसमें ये रीजनिंग गिवन नहीं है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। फर्स्ट कहता है अगर हम सारे के सारे पिलर्स को प्रॉपरली इरेक्ट नहीं करेंगे तो ब्रिज उस केस में फॉल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब कि अगर आप सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं करोगे, ब्रिज को फुली मैच्योर नहीं होने दोगे, जस्ट लाइक हॉर्स की बॉडी को आप फुली मैच्योर नहीं होने दोगे तो वो ब्रिज गिर जाएगा, वो हॉर्स की बॉडी डेट्रॉइट हो जाएगी। तो ये आपका पैरेलल रीजनिंग में है, तो आइए इस केस में आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। बी कहता है सर्जियो एक रिनाउंड ओलंपिक स्विमर है जिसने अपनी प्रैक्टिस बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दी थी। तो इसने क्या बोला इस ऑप्शन ने कि अर्ली एज स्टार्ट करने की वजह से सर्जियो आज सक्सेस पा रहा है इन द
एडल्ट लाइफ, जबकि ऑथर ने ऐसा ऑपोजिट बताया था, तो इस केस में बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी ने कहा कि अगर आप बार्ले क्रॉप को कट डाउन कर दोगे, जब तक बार्ले क्रॉप पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है, अगर आप उसे कच्चा ही कट डाउन कर दोगे तो इस चक्कर में पूरी क्रॉप का यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम चीज है, अर्ली स्टार्ट करने से डिस्ट्रक्शन होगा, तो देयरफॉर ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। डी कहता है फ्यूज ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वेंट ऑफ एज द एम्प्लॉय टर्न्ड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिफोर अर्थिंग कुड बी कंप्लीटेड। तो यहां पर भी सेम रीजनिंग है जो ऑथर की रीजनिंग है कि अर्थिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ, आपने एकदम से तार निकाल दिया, आपने हॉर्सेस को जल्दी रेस में स्टार्ट कर दिया, तो हॉर्सेस की बॉडी डिस्ट्रॉयड हो गई और इस केस में हमारा फ्यूज उड़ गया। तो देयरफॉर ये भी गलत आंसर में जाएगा। नेक्स्ट, ऑथर की स्टेटमेंट जो ये कहती है कि ओनली हाफ ऑफ द हॉर्सेस जो जल्दी रनिंग स्टार्ट करते हैं अपने करियर में आर एबल टू सस्टेन द गेम 2 to 3 years पोस्ट देयर इनिशियल रेस। तो ये वाली जो लाइन ऑथर ने बताई है पैसेज में कि जो हॉर्सेस जल्दी स्टार्ट करते हैं वो 2 से 3 साल तक ही अपना रेसिंग करियर कर पाते हैं, तो ये ऑथर ने एक इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करी है। तो क्योंकि एक ये इंफॉर्मेशन है तो कंक्लूजन आंसर्स आपके गलत में जाएंगे। फर्स्ट कहता है ये ऑथर का एक प्रीमाइस है दैट रेसिंग ईयरलिंग्स दो ल्यूक्रेटिव, माना ये ल्यूक्रेटिव तो है, पैसे वाला तो हो जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टर को पैसा मिलता है, बट इट कैरीज द ग्रेटर रिस्क, तो प्लॉजिबल आंसर है। सी कहता है ये ऑथर का एक प्रीमाइस है दैट ओनर्स ऑफ द रेस हॉर्सेस इन्वेस्ट इन द स्पोर्ट टू एंश्योर दे हैव अ गुड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये भी है पॉइंट, लेकिन मेजर असम्पशन क्या है कि पैसा भी है, ल्यूक्रेटिव भी है, लेकिन हॉर्सेस की लाइफ के लिए भी रिस्क है। तो ये कंप्लीट आंसर है इन कंपैरिजन टू सी, तो देयरफॉर ए विल बी द करेक्ट प्रीमाइस। So these were the questions that are on clad based pattern, जिस तरीके के critical reasoning, logical reasoning के section में आपसे पूछे जा सकते हैं। So what are the key takeaways जो आपने समझा passage based questions को अटैक करने पर? What are the key strategies? What are the key takeaways? एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं in a quick summary format. नाउ टू अंडरस्टैंड, जब कभी भी आप लॉजिकल रीजनिंग के किसी भी पैसेज को अटैक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? रीड द पैसेज थॉरोली। क्योंकि अगर आपने पैसेज की कोई भी डिटेल को मिस कर दिया, अगर आपने पैसेज की कोई भी डिटेल को मिस कर दिया, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया, ओवरलुक कर लिया, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अब क्वेश्चन को केयरफुली क्यों समझना है? बहुत बार बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आता, जैसे एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, जहां पर अगर क्वेश्चन में कैपिटल में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ स्ट्रेंथनर एक्सेप्ट, तो आपने एक्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया, बस स्ट्रेंथनर देखा और लेके जो पहला स्ट्रेंथनर मिला उसको टिक कर दिया। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ऐसे बड़ा बड़ा या छोटा सा बीच में नॉट लगा देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, तो बच्चे सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, नॉट को इग्नोर मार जाते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन utmost carefully, very thoroughly. Next is always your elimination technique / grilling method that's going to sail you through. जब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इमीडिएटली आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पैसेज को पढ़ लिया, अब 4 ऑप्शंस है, नहीं समझ में आ रहा कौन सा आंसर सही होगा, तो बजाय कि सही आंसर को खोजने के आप गलत आंसर्स को काटते हुए चलो। जैसे जैसे आप हर गलत आंसर को काटेंगे आप अपने आंसर के और ज्यादा नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द लॉजिकल रीजनिंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सब कुछ की टेकअवेज है जिनका आपको ध्यान रखना है। नाउ योर मोटो शुड बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज द ओनली रामबाण इलाज टू एस इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इज टू प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।